बच्चों पिछले लेक्चर में किया था बायोमेटलिज्म स्टैंडर्ड। इसमें क्या था, जब कंट्रीज बायोमेटलिज्म स्टैंडर्ड पर थी तो वो धीरे धीरे क्या था, मोनोमेटलिज्म स्टैंडर्ड पर आ गई थी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गोल्ड स्टैंडर्ड। तो देखो गोल्ड स्टैंडर्ड जो है इसकी अपनी एक हिस्टोरिकल मतलब इम्पोर्टेंस है। एक तो ये भी जो आज के टाइम में भी जो गोल्ड है एक लिमिट तक मॉनेटरी सिस्टम में प्रिवेल करता है। दूसरा ये है जब कंट्रीज गोल्ड स्टैंडर्ड पर होती हैं तो उनका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। इसी तरह से जो गोल्ड स्टैंडर्ड चला था वो कब तक चला था, 1875 से लेकर 1914 तक। तो 1914 में जब वर्ल्ड वार फर्स्ट शुरू हुआ तो काफ़ी सारी कंट्रीज ने जो था गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो करना छोड़ दिया था। इसके बाद वर्ल्ड वार फर्स्ट खत्म होने के बाद कंट्रीज ने क्या चाहा, गोल्ड स्टैंडर्ड को दोबारा लाना चाहा, बट कंट्रीज की जो इकोनॉमिक जो पॉलिटिकल कंडीशन थी वो वर्ल्ड वार की वजह से चेंज हो चुकी थी, जिसकी वजह से जो कंट्रीज थी वो गोल्ड स्टैंडर्ड को वापस ना ला सकें। जैसे इंग्लैंड ने जो था गोल्ड स्टैंडर्ड को 1931 में छोड़ दिया था। इसी तरह से जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं उन्होंने 1934 में गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ दिया था। इसी तरह से जो फ्रांस था उसने 1936 में जो था गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ दिया था। तो आगे हम पढ़ेंगे भी जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो है क्या, और मतलब उसके क्या क्या रूल्स हैं और उसके मतलब क्या क्या टाइप्स हैं। फर्स्ट है गोल्ड स्टैंडर्ड। देखो जो गोल्ड स्टैंडर्ड जो रहा वो रहा था 1875 से लेकर 1914 तक। अब हम देखते हैं कंट्री जो हैं वो गोल्ड स्टैंडर्ड पर कब मानी जाती हैं। ये क्या कहता है, व्हेन द वैल्यू ऑफ ए कंट्रीज करेंसी इज फिक्स इन टर्म्स ऑफ गोल्ड द करेंसी इज सेड टू बी ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड। ये क्या कहता है, जब कंट्री की करेंसी की जो वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ गोल्ड फिक्स कर दी जाती है तो करेंसी जो होती है वो गोल्ड स्टैंडर्ड पर मानी जाती है। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो जो कंट्रीज गोल्ड स्टैंडर्ड पर हैं तो वो उतनी ही अमाउंट की करेंसी इशू कर सकती हैं जितनी अमाउंट का जो गोल्ड रिजर्व है वो उनके पास पड़ा है, तो वो क्या कहलाएंगे, कंट्री ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन द मेन करेंसी यूनिट ऑफ ए कंट्री इज लीगली कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड ऑफ ए गिवन क्वांटिटी एंड क्वालिटी एंड वाइस वर्सा द कंट्री इज सेड टू बी ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड। ये क्या कहता है, जब कंट्री की जो करेंसी है वो गोल्ड में कन्वर्टेबल है तो वो कंट्री क्या कहलाएगी, ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड। तो उस टाइम पर जब गोल्ड स्टैंडर्ड था 1875 से लेकर 1914 तक, तब ये जो इंडिया कंट्री है, ब्रिटिश, यूएस एंड जापान, ये कंट्रीज़ क्या थी, गोल्ड स्टैंडर्ड पर थी। तब इन कंट्रीज़ की जो करेंसी थी या तो वो गोल्ड की बनी हुई थी या फिर इन टर्म्स ऑफ गोल्ड डिफाइंड थी। तो गोल्ड स्टैंडर्ड पर कंट्री कब मानी जाती है, बिल्कुल सिंपल है भी जब कंट्री की करेंसी जो है गोल्ड में मतलब कन्वर्टेबल है या फिर इन टर्म्स ऑफ गोल्ड डिफाइंड है तो कंट्री गोल्ड स्टैंडर्ड पर मानी जाती हैं। जैसे कंट्री के पास जितनी अमाउंट का जो गोल्ड रिजर्व है वो कंट्री उतनी अमाउंट की ही करेंसी इशू कर सकती हैं, तो वो गोल्ड स्टैंडर्ड पर मानी जाएंगी। इसके बाद है द गोल्ड स्टैंडर्ड के जो रूल्स हैं, भी जो गोल्ड स्टैंडर्ड था वो 3 प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। फर्स्ट है इंटरनेशनल पेमेंट वुड बी मेड इन गोल्ड। ये क्या कहता है, जब कंट्रीज गोल्ड स्टैंडर्ड पर हैं तो अगर वो इंटरनेशनल ट्रेड करती हैं तो वो उस ट्रेड की जो पेमेंट है वो गोल्ड में कर सकती हैं। जैसे कंट्रीज ने क्या किया, जैसे मतलब अमेरिका एंड इंडिया, मान लो अगर गोल्ड स्टैंडर्ड पर है तो अगर इंडिया ने इम्पोर्ट किया अमेरिका से तो जो इंडिया है वो उस इम्पोर्ट की पेमेंट जो है गोल्ड में कर सकती है। तो कहने का मतलब इंटरनेशनल ट्रेड की जो पेमेंट है वो गोल्ड में की जा सकती थी। सेकंड है करेंसीज फुली कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड। ये क्या कहता है, जो करेंसी थी कंट्रीज की जब वो गोल्ड स्टैंडर्ड पर थी तो उनकी जो करेंसी थी वो गोल्ड में फुल्ली कन्वर्टेबल थी। ये क्या कहता है, टू वे कन्वर्टेबिलिटी। टू वे कन्वर्टेबिलिटी का मतलब है भी जो करेंसी थी वो गोल्ड में कन्वर्टेबल थी और गोल्ड जो था वो करेंसी में कन्वर्टेबल था। जैसे अगर आपके पास रुपीस था, जो करेंसी थी, अगर आप उसको देकर गोल्ड परचेज करना चाहते थे तो उस करेंसी को सेंट्रल बैंक के पास देकर गोल्ड परचेज किया जा सकता था। इसी तरह से अगर गोल्ड है और गोल्ड को करेंसी में कन्वर्ट कराना है तो गोल्ड को देकर करेंसी परचेज की जा सकती थी। मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड में जो थी टू वे कन्वर्टेबिलिटी थी, गोल्ड को करेंसी में कन्वर्ट कराया जा सकता था और करेंसी को गोल्ड में कन्वर्ट कराया जा सकता था। इसी तरह से थर्ड जो इसका प्रिंसिपल था वो ये था, फ्री एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गोल्ड अलाउड। भी गोल्ड के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पर किसी भी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी, गोल्ड को कंट्रीज में फ्री एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट किया जा सकता था। तो कंट्रीज गोल्ड स्टैंडर्ड पर तब मानी जाती हैं जब ये जो तीनों प्रिंसिपल्स हैं वो उन कंट्रीज के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। फर्स्ट कौन सा, जो पेमेंट है इंटरनेशनल वो गोल्ड में की जा सकती है, करेंसीज जो है टू वे कन्वर्टिबिलिटी है, गोल्ड को करेंसी में कन्वर्ट कराया जा सकता है, करेंसी को गोल्ड में, और जो गोल्ड
और का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो फ्री किया जा सकता है। तो कंट्रीज गोल्ड स्टैंडर्ड पर कब मानी जाएंगी, जब ये तीनों रूल्स जो हैं वो फुलफिल होंगे। इसके बाद है एग्जाम्पल देख लेते हैं भी, जब कंट्रीज गोल्ड स्टैंडर्ड पर होती हैं तो उन कंट्रीज के बीच में जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो कैसे डिटरमाइन होता है। जैसे अज्यूमिंग दैट बोथ इंग्लैंड एंड अमेरिका वर ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड, ये क्या कहता है, इंग्लैंड एंड अमेरिका गोल्ड स्टैंडर्ड पर हैं, तो इसके बीच में जैसे जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड की करेंसी कौन सी है, पाउंड है, तो इंग्लैंड ने क्या किया, अपने 1 पाउंड की जो वैल्यू रखी है वो किसके बराबर रखी है, 10 ग्राम गोल्ड के बराबर। इसी तरह से अमेरिका की करेंसी क्या है, डॉलर है, तो अमेरिका ने अपने $5 की जो वैल्यू रखी है वो कितनी है, 10 ग्राम गोल्ड के बराबर। मतलब इंग्लैंड के 1 पाउंड में 10 ग्राम गोल्ड आता है, इसी तरह से अमेरिका के $5 में 10 ग्राम गोल्ड आता है। तो अब इन दोनों कंट्रीज के बीच में, इंग्लैंड एंड अमेरिका के बीच में एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होगा, गोल्ड के बेसिस पर, जैसे 1 पाउंड इज इक्वल टू $5। तो ये जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया गया है वो किसके बेस पे किया गया है, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। तो ये जो रेट कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका, मिंट पैरिटी रेट। जैसा कि आपने मिंट पैरिटी थ्योरी में पढ़ा था, मिंट पैरिटी थ्योरी किस पर बेस्ड थी, जब कंट्रीज गोल्ड स्टैंडर्ड पर थी। तो इसी तरह से ये 1 पाउंड इज इक्वल टू $5 क्या हुआ, मिंट पैरिटी रेट। तो इस तरह से जब कंट्रीज गोल्ड स्टैंडर्ड पर होती हैं तो उनकी जो करेंसी की वैल्यू होती है वो इन टर्म्स ऑफ गोल्ड डिसाइड होती है, और उसी के बेस पर, गोल्ड के बेस पर ही जो एक्सचेंज रेट है बिटवीन 2 कंट्रीज डिसाइड किया जाता है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। जब कंट्रीज गोल्ड स्टैंडर्ड पर थी तो 3 टाइप्स के गोल्ड स्टैंडर्ड रहे तब। फर्स्ट जो था गोल्ड कॉइन और करेंसी स्टैंडर्ड, सेकंड था गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड और थर्ड था गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। तो देखते हैं फर्स्ट जो है जो गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड है वो क्या होता है। गोल्ड कॉइन और करेंसी स्टैंडर्ड, इसमें ये क्या कहता है, जो कॉइन्स थे, जो करेंसी थी वो गोल्ड की बनी हुई थी। द कॉइन वाज मेड अप ऑफ गोल्ड ऑफ गिवन क्वांटिटी एंड स्पेसिफाइड क्वालिटी। ये क्या कहता है, जब कंट्रीज गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड पर थी तो उन कंट्री की जो करेंसी थी वो गोल्ड की बनी हुई थी, मतलब गोल्ड के कॉइन बने हुए थे। इसी तरह से सेकंड कहता है गोल्ड कॉइन्स वर अनलिमिटेड लीगल टेंडर इन कंट्री। भी कंट्री क्या करती थी, अनलिमिटेड क्वांटिटी में जो है गोल्ड, जितना उसके पास गोल्ड था उतने जो गोल्ड कॉइन्स थे वो इशू कर सकती थी, और जो गोल्ड कॉइन्स थे वो कंट्री के अंदर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस एक्सेप्टेबल थे। इसी तरह से ये थर्ड क्या कहता है, भी जो फ्री एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गोल्ड अलाउड। ये क्या कहता है, जब कंट्री गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड पर थी तो गोल्ड का एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो था वो फ्री अलाउड था, कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो थी गोल्ड के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर नहीं थी। इसके बाद आया सेकंड जो था स्टैंडर्ड गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड। तो देखो क्या हुआ था भी, मतलब जो गोल्ड कॉइन्स थे उनको काफ़ी सारी कंट्रीज़ के द्वारा मतलब उन डिफ़िकल्टी हुई, मतलब गोल्ड कॉइन्स को मतलब हैंडल करना मतलब काफ़ी मुश्किल था, जब स्पेशली जब जो थी पेमेंट लार्ज क्वांटिटी में करनी होती थी। तो जैसे मतलब लार्ज मतलब अमाउंट में अगर पेमेंट करनी है तो काफ़ी सारे कॉइन्स को मतलब हैंडल करना, उनको मतलब रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। जैसे मतलब कार परचेज़ करनी है तो लार्ज क्वांटिटी में पेमेंट करनी पड़ती है, इसी तरह से हाउस परचेज़ करना है तो लार्ज क्वांटिटी में पेमेंट करनी है। तो इस तरह से जब लार्ज क्वांटिटी में पेमेंट करनी पड़ती थी तो गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड जो था वो मतलब उसको फुलफिल करना मुश्किल था। तो इसी वजह से काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने क्या किया, गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड को छोड़ दिया और उन्होंने गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। तो गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड में क्या था भी, जो कॉइन था, जो करेंसी थी कंट्री की, वो इन टर्म्स ऑफ गोल्ड मतलब डिफाइंड थी। भी द कॉइन ऑफ कंट्री वाज लिंक्ड टू गोल्ड ऑफ स्पेसिफाइड क्वांटिटी एंड क्वालिटी। भी जो करेंसी थी कंट्री की वो इन टर्म्स ऑफ गोल्ड डिफाइंड थी। इसी तरह से जो गोल्ड था उसका फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट अलाउड था। थर्ड है गोल्ड बुलियन वर सोल्ड एंड बॉट बाय सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री विदाउट आएगा यहाँ एनी लिमिट एट ऑफिशियली स्पेसिफाइड रेट। ये क्या कहता है, जो गोल्ड बुलियन था उनको विदाउट एनी लिमिट जो था ऑफिशियल रेट पर सेल परचेज किया जाता था। तो बाद में क्या हुआ, जैसे मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उन्होंने मतलब जो था गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड को लेफ्ट कर दिया। इसके बाद आ गया था गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। तो गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड को इसीलिए लेफ्ट कर दिया था क्योंकि कंट्रीज़ जैसे जो पुअर कंट्रीज़ थी उनको गोल्ड बुलियन को आइडल फॉर्म में रखना मतलब
मुश्किल था भी, मतलब वो उस गोल्ड बुलियन को आइडल फॉर्म में नहीं रख सकती थी। इसी वजह से काफ़ी सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, जो पुअर कंट्रीज थी, उन्होंने गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड को छोड़ दिया और उन्होंने जो था गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया। तो गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड में क्या था, जो गोल्ड कॉइन्स और गोल्ड करेंसी वर नॉट इनटू सर्कुलेशन इन द कंट्री। ये क्या कहता है, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड में जो गोल्ड कॉइन्स थे, जो गोल्ड करेंसी थी, वो सर्कुलेशन में नहीं थी। नेशनल करेंसी वाज नॉट कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड बुलियन। भी जो करेंसी थी कंट्रीज़ की, जब वो गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड पर थी तो उनकी जो करेंसी थी वो गोल्ड बुलियन में कन्वर्टेबल नहीं थी। इसी तरह से नेशनल करेंसी वाज लिंक्ड इन एन इनडायरेक्ट मैनर। जो नेशनल करेंसी थी वो गोल्ड से इनडायरेक्टली लिंक्ड थी। जैसे इंडिया का जो रूपी था वो किस में कन्वर्टेबल था, ब्रिटिश पाउंड में। तो इंडिया का जो रूपी होता था वो ब्रिटिश पाउंड में, मतलब सेंट्रल बैंक के द्वारा कन्वर्टेबल था। इसी तरह से ब्रिटिश पाउंड जो था वो कन्वर्टेबल था गोल्ड में, कौन सी बैंक में, बैंक ऑफ इंग्लैंड में। तो इस तरह से जो इंडिया का रूपी था वो इनडायरेक्टली गोल्ड से मतलब लिंक था, किसके थ्रू, ब्रिटिश पाउंड के थ्रू। तो इस तरह से काफ़ी सारी कंट्रीज ने क्या किया, गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड को छोड़कर गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया। तो आज का हमारा यही टॉपिक था भी, मतलब जो है गोल्ड स्टैंडर्ड क्या था, उसके कौन कौन से रूल्स थे और टाइप्स थे, क्या थे गोल्ड स्टैंडर्ड के। और जो नेक्स्ट टॉपिक है भी, गोल्ड स्टैंडर्ड में जब कंट्रीज होती हैं तो उन कंट्रीज का जो एक्सचेंज रेट है वो कैसे डिटरमाइन होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में